नमस्कार। उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और इस वीडियो के अंतर्गत हम राष्ट्रीय तथा छत्तीसगढ़ समसामयिकी से जुड़े कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे मुद्दे जो हाल फिलहाल में काफी ज्यादा चर्चा में रहे हैं तथा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। उड़ान आईएएस अकादमी के द्वारा छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 से संबंधित एक ऑनलाइन बैच आपके लिए 1 सितंबर से प्रारंभ की जा रही है। यह बैच पूर्णतः ऑनलाइन होगी तथा इस बैच के सारे रिकॉर्डेड वीडियो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। बहुत सारे विद्यार्थी ये मांग कर रहे थे, काफी वीडियोस में कमेंट्स आ रहे थे कि सर शिक्षक भर्ती से संबंधित एक बैच प्रारंभ करिए। तो आपकी मांग पर यह बैच प्रारंभ की जा रही है। बहुत ही न्यूनतम इसका शुल्क रखा गया है और 1 सितंबर से यह बैच प्रारंभ है। इस बैच को हम 3 सब्जेक्ट्स के साथ प्रारंभ करेंगे: गणित, सामान्य हिंदी और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो इस बैच से जुड़ी हुई अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और इस बैच का लाभ लेने के लिए जल्द से जल्द स्वयं को एनरोल करें। चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पिछली वीडियो में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपको पूछा गया था, भारत के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ किस क्रम के उपराष्ट्रपति हैं? तो इसका आंसर है 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं श्री जगदीप धनखड़ जी। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का स्थान क्या है? तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत ने कुल 61 मेडल जीते हैं और चौथे क्रम पर रहा है इस प्रतियोगिता में। बर्मिंघम में आयोजित हुआ है। शायद आपको ठीक से ये दिख ना रहा हो, लेकिन लोगो ही ऐसा था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावित किए गए वैश्विक शांति आयोग के सदस्य कौन कौन हैं? तो इस आयोग के सदस्य हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस और ईसाई धर्म के धर्मगुरु पोप फ्रांसिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 अगस्त को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को 18 हल्के लड़ाकू विमान यानी लोअर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है बेचने की पेशकश की है? इसका आंसर है मलेशिया। मलेशिया के साथ एक अनुबंध हुआ है जिसके द्वारा हम 18 तेजस विमान उनको बेचेंगे। चलिए तो आज का पहला टॉपिक है पंच प्राण लक्ष्य। अभी हाल ही में लाल किले से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया है देश के लोगों के नाम, जिसे नाम दिया गया है पंच प्राण। कहीं कहीं पर यह पंच प्रण के नाम से दिख रहा है, कहीं कहीं पर यह आपको पंच प्रण लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहां पर यह जो है पंच प्राण के रूप में लिखा हुआ था। इसीलिए मैंने यहां पर कोई चेंज नहीं किया है, यह पंच प्राण ही लिखा है। अभी हाल ही में पंच प्राण एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जैसे ही हमारी आजादी का 100वां वर्षगांठ मनाया जाएगा, यानी वर्ष 1947 से 2047 तक की जो अवधि है, इस अवधि में हमें कौन कौन से लक्ष्य को पूरा करना है, इन्हीं को नाम दिया गया है पंच प्राण। 5 लक्ष्य के बारे में उन्होंने बताया है। तो आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2022 को भारत के लोगों से विकसित राष्ट्र के लिए पंच प्राण यानी कि 5 प्रतिज्ञा लेने का आह्वान किया और वर्ष 2047 भारत की स्वतंत्रता के 100वें वर्ष तक स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। ये देखिए, ये लाल किले की प्राचीर है जहां पर प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं। देखिए पहला लक्ष्य क्या है, जिसे नाम दिया गया है पहला प्राण लक्ष्य, विकसित भारत के बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ना। ठीक है, यानी भारत को यदि विकसित करना है तो छोटे लक्ष्यों के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें अपने लक्ष्य को बड़ा रखना होगा और उसी के अनुसार हमें उन्हें अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करना होगा। तो ये लक्ष्य रखा गया है पहला और इसे नाम दिया गया है पहला प्राण लक्ष्य।
दूसरा प्राण लक्ष्य रखा गया है दासता के सभी निशान मिटाना। देखिए, दासता जो है वो केवल भौतिक रूप में नहीं होती है, यानी केवल हम अंग्रेजों के गुलाम थे ऐसा नहीं है। हम आजादी के बाद भी बहुत सारी चीजों के गुलाम हैं, जैसे बुरी आदतों के, जैसे सामाजिक बुराइयों के, जैसे बाल विवाह जैसी प्रथा को आज तक खत्म नहीं किया जा सका है। यदा कदा इसके केस आते ही रहते हैं। धार्मिक असद्भाव हमारे देश में है। इसके अलावा कुपोषण जैसी समस्या, गरीबी जैसी समस्या, ये सारी चीजें दासता के निशान हैं। तो इन सभी से निपटना दूसरा प्राण लक्ष्य रखा गया है। तीसरा प्राण लक्ष्य है अपनी विरासत पर गर्व होना। अपनी ऐतिहासिक, अपनी सांस्कृतिक विरासतों पर हमें गर्व होना चाहिए। ये तीसरा प्राण लक्ष्य रखा गया है। किसी भी देश की उन्नति का मापक केवल उसकी आर्थिक स्थिति ही नहीं होती है, बल्कि उसके कल्चरल वैल्यूज, जो उसकी सांस्कृतिक मूल्य है, वो भी इस बात का निर्धारण करते हैं कि ये संस्कृति कितनी परिपक्व है। इसीलिए तीसरा प्राण लक्ष्य रखा गया है अपनी विरासत पर गर्व होना। सभी व्यक्तियों को, खासकर हमारे भारतीयों को, अपने कल्चर पर गर्व होना चाहिए। चौथा प्राण लक्ष्य रखा गया है एकता और एकजुटता। एकता और एकजुटता का महत्व सभी को विदित है। सभी जानते हैं कि कोई भी कार्य जो है, जब बड़ा लक्ष्य होता है तो वो एकता से ही संभव होता है। तो बड़े लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, देश को विकसित करने जैसे बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारतीय समाज जो है उसमें एकता और एकजुटता बहुत आवश्यक है। पांचवा लक्ष्य रखा गया है नागरिकों का कर्तव्य। नागरिकों को अपने कर्तव्य की पूर्ति करनी चाहिए। इसमें बहुत सारे कर्तव्य हैं। संवैधानिक कर्तव्य तो अलग ही है, इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे सामाजिक दायित्व होते हैं। उन सभी को पूरा करना और अच्छी तरह से पूरा करना, जिससे कि भारत अपनी स्थिति सुदृढ़ कर सके वैश्विक मंचों पर। इसी बात को रखा गया है पांचवा प्राण लक्ष्य, नागरिकों का कर्तव्य। आपने सुना होगा कि बहुत सारे देशों में नागरिक जो हैं वो अपने नागरिक कर्तव्यों के प्रति बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं। आपने सुना होगा जापान में यदि ट्रेन लेट हो जाती है तो वहां पर जो ट्रेन का लोको पायलट होता है वो आकर के माफी मांगता है। इस तरीके के सांस्कृतिक गुण कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करते हैं, सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देते हैं। तो नागरिकों को अपने कर्तव्यों का पालन करना, ये पांचवा प्राण लक्ष्य रखा गया है। इसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं हो सकता, राष्ट्रपति भी नहीं है और मुख्यमंत्री भी नहीं है। यानी कि हर कोई नागरिक जो भारत की सीमा के अंतर्गत रहता है या भारत से संबंधित है, उन सभी को अपने नागरिक कर्तव्यों का परिपालन करना चाहिए। ये पांचवा प्राण लक्ष्य रखा गया है। तो ये 5 प्राण लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस प्रकार के कुछ प्रश्न आपको कभी कभी एग्जाम में देखने को मिलते होंगे, तो याद रखिएगा इन 5 प्राण लक्ष्यों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला टॉपिक है पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान। आपको पता होगा कि भारत की स्थिति जो है वो अभी हाल ही में जारी NFHS 5 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़ों के अनुसार बहुत अच्छी नहीं है। इसके अनुसार भारत के लगभग 32% बच्चे जो हैं ये कुपोषित हैं। छत्तीसगढ़ में ये आंकड़ा 31.1% है, लेकिन ये भी कोई ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। आप खुद सोचिए, हर 100 में से 32 बच्चों का कुपोषित होना किसी देश के लिए बहुत भयावह स्थिति होती है। यह उस देश की आर्थिक स्थिति को, खाद्यान्न संकट की स्थिति को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि सरकारें जो है वो अपने नागरिकों को पोषक भोजन जो है, पौष्टिक भोजन उनको उपलब्ध नहीं करा पा रही है। तो ये स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं है। इसके अलावा हमारे यहाँ मातृत्व मृत्यु दर 2014 में 45 थी, अब 35 है, लेकिन फिर भी आप कह सकते हो कि ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हर 1000 गर्भवती महिलाओं में से 35 की डेथ हो जाती है। ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। इसके अलावा एक और आंकड़ा है जिसके अनुसार ये कहा गया है कि बाल मृत्यु दर जो है, बाल मृत्यु दर वर्ष 2014 में 45 तक था। यानी कि हर 1000 बच्चे में से जीवित शिशु जो है ना, शिशु जब जन्म लेता है उसमें से 45 बच्चों की मृत्यु हो जाती है।
ये स्थिति भी काफी अच्छी नहीं है। हालांकि हमने इसमें कुछ सुधार किया है। ये 2014 का आंकड़ा था, अभी वर्तमान में 2019 के आंकड़ों के अनुसार ये आंकड़ा जो है वो 35 तक पहुंच गया है। लेकिन फिर भी सोचिए, हर 1000 बच्चे में 35 की डेथ हो जाना, ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तो इसी बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए हमने एक अभियान प्रारंभ किया है जिसका नाम रखा गया है पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान। इसमें ये जो 1000 आपको डेटा दिख रहा है, ये शिशु जन्म से लेकर के उसके 1000 दिन की जीवन अवधि को, प्रारंभिक जो 1000 दिन की अवधि है, इसको इंगित करता है। ये बताता है कि ये इन 1000 दिनों में बच्चे को भावनात्मक, शारीरिक सभी तरीके की आवश्यकताएं आवश्यक होती हैं और इस अवधि में उसकी देखभाल करना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, चाहे वो शारीरिक रूप में हो, चाहे वो भावनात्मक रूप में हो। तो आइए पढ़ते हैं कि ये जो अभियान है ये क्या है। देखिए, ये जो अभियान है ये प्रारंभ हुआ है 16 अगस्त 2022 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये एग्जाम में पूछे जाने वाला अभियान है। भारत ने वर्ष 2014 से बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए त्वरित कदम उठाए हैं। परिणाम स्वरूप बाल मृत्यु दर वर्ष 2019 में घटकर 1000 जीवित जन्मों पर 35 हो गई है, जबकि वर्ष 2014 में यह प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 45 थी। ये देखिए, जो आंकड़ा मैंने आपको बताया है, 45 2014 में थी, अब कितना हो गया है, 35 हो गया है। ठीक, यह अभियान इसलिए शुरू किया गया है क्योंकि पहले 1000 दिन बच्चे के शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए एक ठोस आधार के रूप में कार्य करते हैं। यानी इन, अब 1000 दिन बोल रहे हैं मतलब लगभग 3 साल की अवधि। और आपको पता है कि ये जो शुरुआत के 3 साल होते हैं, इसमें बच्चा बोलना सीखता है, लोगों से जुड़ना सीखता है, लोगों को पहचानना सीखता है, भूख लगता है तो बताना सीखता है, मम्मी पापा बोलना सीखता है। यानी उसको शारीरिक आवश्यकता, भावनात्मक आवश्यकता, मानसिक, संज्ञानात्मक सभी प्रकार की आवश्यकताएं उसको होती हैं और इस अवधि में उसका ध्यान रखा जाना बहुत आवश्यक है। पालन 1000 जर्नी ऑफ द फर्स्ट 1000 डेज में परिवारों, माता पिता और देखभाल करने वालों के लिए प्रारंभिक वर्षों के प्रशिक्षण के साथ साथ परिवारों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने वाली सेवाएं भी शामिल हैं। मैंने बताया आपको कि इस अभियान के अंतर्गत क्या किया जाएगा कि एक एप्लीकेशन बनाया गया है, साथ ही एक वेब पोर्टल बनाया गया है जिसके माध्यम से आप इससे जुड़ सकते हैं, इस अभियान से। तो जितने भी माता पिता हैं, पालक हैं, वो एप्लीकेशन या वेब पोर्टल के माध्यम से जुड़ सकते हैं इस अभियान से और ये जान सकते हैं कि इन 1000 दिनों की अवधि में हमें कैसे स्टेप उठाने चाहिए अच्छा पालक बनने के लिए, जिससे कि बच्चों के शारीरिक, भावनात्मक सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। तो ये जो अभियान है पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान, प्रीलिम्स के नजरिए से देखें तो ये जो डेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये किससे संबंधित है, तो बाल मृत्यु दर से संबंधित है। याद रखिएगा, मातृ मृत्यु दर से नहीं, बाल मृत्यु दर से, बच्चों की जो डेथ होती है उससे संबंधित है, ना कि मातृ मृत्यु दर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक में है महर्षि अरविंदो घोष। अभी हाल ही में महर्षि अरविंदो घोष की 150वीं जयंती मनाई गई है। आपने इनका नाम सुना होगा, महर्षि अरविंदो घोष का, आपके सिलेबस में 6वें पेपर में हिस्सा है ये। इनका एक दर्शन है जिसे हम कहते हैं पूर्ण योग, पूर्ण योग की अवस्था। ठीक है, तो पूर्ण योग जो है ये आपके 6वें पेपर में शामिल है। आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। महर्षि अरविंदो घोष की 150वीं जयंती और स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय 12 अगस्त 2022 से 15 अगस्त 2022 तक देश भर के 75 कारागारों में अरविंदो के जीवन और दर्शन पर आधारित कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है, यानी कर चुका है। आपने नाम सुना होगा 1907 में जब सूरत अधिवेशन होता है, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है 2 धड़ों में, नरम दल और गरम दल। नरम दल में गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, ये सारे नेता रहते हैं।
फिरोज शाह मेहता रहते हैं। जबकि गरम दल में जो 3 नेता थे जो बहुत ज्यादा फेमस हुए, नाम क्या था उनका, जिनको हम लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। इसके अलावा एक चौथा नाम हमको देखने को मिलता है, वो है अरविंद घोष का। तो अरविंद घोष जो है ये गरम दल के नेता थे, याद रखिएगा, गरम दल के नेता थे। इनका विचार थोड़ा सा उग्र था, ये बहिष्कार आंदोलनों के पूर्ण समर्थक थे, ये क्रांतिकारी आंदोलन जो थे उनके पूर्ण समर्थक थे, और इसीलिए बहुत सारे इन्होंने प्रयास किए। 3 से 4 बार इनको लगातार जेल में डाला गया, देशद्रोह का आरोप लगाया गया इन पर, और बाद में इन्होंने राजनीतिक जीवन से पूर्ण संन्यास ले लेते हैं, और फिर उसके बाद ये जाकर के पौंडीचेरी में अपना आश्रम बनाते हैं, और वहां से वो एक दर्शन देते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण योग का दर्शन। भारत सरकार के केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा 12 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त 2022 तक क्या किया जाएगा, अरविंद घोष का जो जीवन और दर्शन है इस पर आधारित कार्यक्रमों का आयोजन जो है ये किया गया, ये आयोजित किए गए, ताकि वहां के जो कारागार में रह रहे बंदी हैं उनको थोड़ा सा मोटिवेट किया जा सके। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य श्री अरबिंदो के दर्शन, योग और ध्यान, साथ ही आत्मचिंतन और आत्मबोध के माध्यम से कैदियों के जीवन में सुधार लाना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन में अरविंद घोष ने कैसे अपना योगदान दिया, तो देखिए, वर्ष 1902 से 1910 तक उन्होंने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के संघर्ष में भाग लिया। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन ने अरबिंदो को बड़ौदा में अपनी नौकरी छोड़ने और राष्ट्रवादी आंदोलन में उतरने के लिए प्रेरित किया। यानी ये सक्रिय राजनीति में कब आए, तो याद रखिएगा 1905 में। बंगाल विभाजन से काफी ज्यादा असंतोष था पूरे देश में, और उसी असंतोष में अरविंद घोष को भी मजबूर कर दिया कि वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मिलकर के स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाएं। उन्होंने देशभक्ति पत्रिका वंदे मातरम की शुरुआत की, ये 1905 में किया गया है, याद रखिएगा। 1905 में वंदे मातरम की शुरुआत की, जो याचना के बजाय कट्टरपंथी तरीकों और क्रांतिकारी रणनीति का प्रचार करती थी। आपने सुना होगा कि बाल गंगाधर तिलक ने नरमवादी जो थे, है ना, नरम दल के जो नेतृत्व था, है ना, नरम दल का जो नेतृत्व था, उनकी कार्यप्रणाली को भिक्षावृत्ति कहकर उसका उपहास किया था। भिक्षावृत्ति कहा था उन्होंने, क्या बार बार अंग्रेजों के सामने जाते हो, लेटर देते हो, नहीं मानते हैं फिर लेटर देते हो, फिर नहीं मानते हैं फिर लेटर देते हो। इसको उन्होंने, बाल गंगाधर तिलक ने भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी। तो इसी क्रांतिकारी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया अरविंद घोष ने। आगे पढ़ते हैं। अंग्रेजों ने उन्हें 3 बार गिरफ्तार किया, 2 बार देशद्रोह के आरोप में और 1 बार युद्ध छेड़ने की साजिश रचने के आरोप में। आगे पढ़ते हैं। उन्हें वर्ष 1908 अलीपुर बम कांड में गिरफ्तार किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, अलीपुर बम कांड में इनको मुख्य अभियुक्त बनाया गया था। कब हुआ था? 1908 में। 2 वर्ष के बाद वे ब्रिटिश भारत से भाग गए और पौंडीचेरी में शरण ली। पौंडीचेरी उस समय फ्रांसीसियों के अधीन था, तो वहां चले गए और राजनीतिक गतिविधियों का त्याग कर दिया और आध्यात्मिक गतिविधियों को अपना लिया। उसके बाद फिर उन्होंने पौंडीचेरी में एक आश्रम की भी स्थापना की और वहां आध्यात्मिक जीवन अपना बिताने लगे। यहीं पर मीरा अल्फासा से इनकी मुलाकात होती है और मीरा अल्फासा के साथ एक योग समन्वय होता है, यानी कि अब उनका ध्यान जो है वो भौतिक जगत से उठ चुका था, अब वो योग में चले जाते हैं, योग में। आगे देखिए। योग समन्वय का उद्देश्य जीवन से पलायन या सांसारिक अस्तित्व से बचना नहीं, बल्कि इसके बीच रहते हुए हमारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करना है। यानी व्यक्ति जीवित रहते हुए भी अपने आदतों को सुधार कर, अपने स्वयं में सुधार करके आत्मचिंतन के द्वारा उन्नति का मार्ग स्वयं के लिए प्रशस्त कर सकता है। ऐसी विचारधारा है महर्षि अरविंदो घोष की। इसलिए इनको भारतीय दार्शनिकों में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। चलिए,
साहित्यिक कार्य देखिए तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, वर्ष 1905 में वंदे मातरम नाम की एक अंग्रेजी पत्रिका जो है इन्होंने निकाली थी। उसके बाद योग के आधार अलग किताब है, भगवत गीता और उसका संदेश, ये बहुत ही क्रांतिकारी रचना मानी जाती है, क्योंकि इसके माध्यम से उन्होंने साहित्यिक जो हिंदू धर्म का साहित्य है उसके माध्यम से युवाओं को आकृष्ट किया और उन्हें क्रांतिकारी मार्ग पर जाने का संदेश दिया था। अगला है मनुष्य का भविष्य विकास, पुनर्जन्म और कर्म, सावित्री एक किंवदंती और एक प्रतीक, आवर ऑफ गॉड। तो ये सारे साहित्य हैं महर्षि अरविंद के। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है अगस्त्यमलाई अभ्यारण्य, तमिलनाडु में। अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा एक नए एलिफेंट रिजर्व के निर्माण की बात कही गई है और ये निर्माण किया जाएगा कहां? तमिलनाडु में। नाम क्या है इसका? अगस्त्यमलाई, और इसकी अधिसूचना की घोषणा की जा चुकी है। ठीक, तो याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि अगस्त्यमलाई अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। या पूछ सकता है अगस्त्यमलाई जो एलिफेंट रिजर्व है ये किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। ठीक, यह देश का 32वां हाथी रिजर्व होगा। ये तमिलनाडु में अगस्त्यमलाई जो अभ्यारण्य है ये 32वां हाथी रिजर्व होने वाला है और अगस्त्यमलाई तमिलनाडु का 5वां हाथी रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है, तो याद रखिएगा 5वां एलिफेंट रिजर्व है तमिलनाडु का, भारत का कौन से नंबर का है? 32वें नंबर का। आगे पढ़ते हैं इसमें संरक्षण की स्थिति। ठीक है, अगर मैं हाथी की बात करूं तो ये लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्गत शामिल है। IUCN है ना, IUCN जो है रेड डेटा बुक जारी करता है और इस रेड डेटा बुक में हाथी की स्थिति क्या है? लुप्त प्राय है। भारत में हाथियों की स्थिति आप तो बहुत बार सुनते होंगे कि छत्तीसगढ़ में हाथियों का हमला हो गया, बस्ती में घुस गए हैं, है ना। खैर वो अलग टॉपिक है। 2017 में एक हाथी जनगणना हुई थी। इसके अनुसार भारत में हाथियों की जनसंख्या लगभग 27,312 संख्या है ना। कितनी है? 27,312 है हाथियों की संख्या। हाथियों की सबसे अधिक संख्या वाले राज्य, इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, पहला, दूसरा, तीसरा आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। पहले नंबर पर है कर्नाटक जहां पर 6,049 हाथी हैं, असम 5,719 और केरल 3,054। तो ये टॉप 3 सबसे अधिक संख्या वाले राज्य हैं हाथियों की। आगे देखिए प्रोजेक्ट एलिफेंट, हाथियों की सुरक्षा, उनके संरक्षण की सुरक्षा, है ना, जो उनका प्राकृतिक निवास है उसकी सुरक्षा, उनके गलियारों की सुरक्षा, इसके लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो वर्ष 1992 में लाया गया था। फरवरी 1992 से प्रोजेक्ट एलिफेंट चल रहा है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो हाथियों, उनके आवास और गलियारों की सुरक्षा के लिए शुरू की गई थी। तो इसमें इंपॉर्टेंट आंकड़े आपको बता दूं कि यहां से आप सबसे पहले तो ये याद रखिए कि अगस्त्यमलाई अभयारण्य कौन से राज्य में है। ठीक, अगला देखिए इसमें और फैक्ट, इसमें फैक्ट ये याद रखिए आप, कौन कौन से राज्य जो हैं ये सबसे अधिक संख्या वाले हैं, हाथियों की संख्या कौन कौन से राज्यों में अधिक है। इसके अलावा प्रोजेक्ट एलिफेंट कब प्रारंभ हुआ है। ये 3 फैक्ट आप बिल्कुल बैठा लीजिए दिमाग में, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है डुरंड कप। अभी हाल ही में 131वां संस्करण जो है डुरंड कप का ये प्रारंभ होने वाला है और वैसे अभी ये चल रहा है, याद रखिएगा, है ना। 16 तारीख से ये प्रारंभ हो चुका है। तो डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का 131वां सत्र 16 अगस्त 2022 से शुरू हो चुका है। टूर्नामेंट में 20 टीमें शामिल होंगी। देखिए इसके पहले वाला जो संस्करण था तब तक 16 टीमें भाग लेती थी, इस बार कितनी टीमें हैं? 20 टीमें हैं, तो इसीलिए ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट है। सभी को 5-5 टीमों के 4 समूहों में बांटा गया है। डुरंड कप का आयोजन पहली बार पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर के कई शहरों में किया जाएगा। ठीक, वैसे इंपॉर्टेंट है इसमें एक ये कौन सा संस्करण है, दूसरा कितनी टीमें भाग ले रही हैं। तो 20 टीमें भाग ले रही हैं और एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपने कई बार देखा होगा, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। आगे देखिए
दुनिया का तीसरा सबसे पुराना और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है डूरंड कप। ये पहली बार 1888 में हिमाचल प्रदेश के डगशाई में आयोजित किया गया था। इसका नाम मॉर्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया था, जो भारत के प्रभारी विदेश सचिव थे। अंग्रेजी काल में, ब्रिटिश काल में भारत के प्रभारी विदेश सचिव थे मॉर्टिमर डूरंड। इनके नाम पर यह आयोजन हो रहा है। और कब से होता है तो याद रखिएगा 1888 से हर साल हो रहा है। कितनी टीमें लेती है भाग? हर साल 16 लेती हैं, लेकिन इस साल 20 टीमें इसमें भाग ले रही हैं। मोहन बागान और ईस्ट बंगाल डूरंड कप के इतिहास में सबसे सफल टीमें हैं, जिन्होंने इसे 16-16 बार जीता है। दोनों टीमें जो हैं ये 16-16 बार जीत चुकी है। कौन कौन सी? मोहन बागान और ईस्ट बंगाल। चलिए, तो ये फैक्ट इतने पर्याप्त हैं। इसमें सबसे पहले तो याद रखिएगा कि ये किस खेल से संबंधित है। दूसरा, ये डूरंड कप का कौन सा संस्करण है। तीसरा, इस वर्ष कितनी टीमें भाग ले रही हैं। इसके अलावा इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, और डूरंड कप जो है प्रारंभ हुआ, और डूरंड कप जो है ये सबसे ज्यादा किन टीमों के द्वारा जीता गया है। देखिए, ये जो टॉपिक है ये प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, है ना, या वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ही। इसके अलावा मेंस में पेपर नंबर 7 के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर खेल और उसकी गतिविधियां जो है वो आपके सिलेबस में मेंशन है। तो याद रखिएगा, मेंस पेपर 7 में डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बन सकता है, डूरंड कप पर टिप्पणी लिखिए। तो उस नजरिए से भी ये महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा डूरंड कप। आगे चलते हैं। चलिए, अगला टॉपिक है भारतीय फुटबॉल महासंघ, यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन भारत में फुटबॉल से संबंधित गतिविधियों को कंट्रोल करने वाली संस्था है। जैसे आपने सुना होगा बीसीसीआई क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली संस्था है, वैसे ही एआईएफएफ जो है ये फुटबॉल से संबंधित गतिविधियों को नियंत्रित करने वाली संस्था है। तो न्यूज ये है कि अभी हाल ही में फीफा, जो कि विश्व स्तर पर फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था है, इसने बैन लगा दिया है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पर। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आईसीसी ने बैन लगा दिया हो बीसीसीआई पर। हालांकि ऐसा हुआ नहीं है, मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं। आईसीसी जो है ये विश्व स्तर पर क्रिकेट से संबंधित सबसे बड़ी संस्था है। वैसे ही फीफा जो है ये सॉकर या फुटबॉल से संबंधित सबसे बड़ी संस्था है। चलिए, न्यूज है कि विश्व फुटबॉल संचालन संस्था फीफा ने भारतीय फुटबॉल महासंघ को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। फीफा के नियमों के गंभीर उल्लंघन की वजह से यह निर्णय लिया गया है। अब बात यह आती है कि सर, इस निलंबन का अर्थ क्या है, इस निलंबन का प्रभाव क्या होगा। तो भाई आपको पता होगा कि अभी अक्टूबर के महीने में हमारे देश में एक विश्व स्तरीय आयोजन होने वाला है, अंडर 17 फुटबॉल महिला विश्व कप। महिला विश्व कप होने वाला है हमारे यहाँ। इसका आयोजन भारत से छिन जाएगा। इसके अलावा कोई भी भारतीय खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय किसी भी फुटबॉल इवेंट में हिस्सा नहीं ले पाएगा, और ना ही हमारी जो लोकल टीम है वो किसी अंतरराष्ट्रीय इवेंट में भाग ले पाएगी। तो ये भारतीय फुटबॉल के लिए एक बुरी खबर है कि फीफा ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को बैन कर दिया है। और इसके पीछे फीफा ने कहा है कि भाई एआईएफएफ पर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस जो है ये बढ़ रहा है, यानी तीसरी पीढ़ी का हस्तक्षेप जो है ये एआईएफएफ पर बढ़ रहा है। इसको समझेंगे डिटेल में क्यों है ऐसा। देखिए, तो इस बैन की वजह से 11 से 30 अक्टूबर के बीच होने वाला फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप टाल दिया गया है। भारतीय फुटबॉल महासंघ को अपने 85 साल के इतिहास में पहली बार फीफा से निलंबन का सामना करना पड़ रहा है, और इस निलंबन की अवधि में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम और महिला टीम को किसी भी अंतरराष्ट्रीय मैच में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा, और साथ ही कोई भी खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय लीग में हिस्सा नहीं ले पाएगा। आइए समझते हैं इस सिनारियो को थोड़ा। चलिए तो समझिए, सबसे पहला नाम जो आ रहा है वो है फीफा का। फीफा जो है इसकी स्थापना हुई है वर्ष
1904 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ज्यूरिख में। ज्यूरिख कहाँ है? तो ये है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। हालांकि इसकी स्थापना पेरिस में हुई है, याद रखिएगा। 1904 में इसकी स्थापना हुई थी पेरिस में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो है वो ज्यूरिख में है। ठीक, वही एक दूसरा नाम आया है AIFF का। AIFF की स्थापना हुई है 1937 में, और इसका मुख्यालय है दिल्ली में। दिल्ली में द्वारका है, द्वारका में इसका मुख्यालय है। तो अभी हाल ही में ये जो फीफा है, इसने ये कहा है कि AIFF पर थर्ड पार्टी इन्वेंशन जो है ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तीसरी पार्टी का हस्तक्षेप बहुत अधिक बढ़ गया है, इसीलिए AIFF को बैन किया जा रहा है। तो ये थर्ड पार्टी कौन है? तो समझिए, ये जो थर्ड पार्टी है ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट, ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इसमें हस्तक्षेप किया, तो इसको समझिए पहले। देखिए, एक नाम आपको मिलेगा प्रफुल्ल पटेल का। प्रफुल्ल पटेल वर्ष 2009 से ही AIFF के अध्यक्ष हैं। लेकिन AIFF का जो संविधान है वो ये कहता है, यानी AIFF की जो नियमावली है वो ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति 3 बार से ज्यादा अध्यक्ष नहीं रह सकता। 3 बार से ज्यादा अध्यक्ष नहीं रह सकता, और एक बार में उसका कार्यकाल जो है वो 4 वर्ष का ही होगा। यानी अधिकतम वो व्यक्ति 12 वर्ष तक अध्यक्ष के पद पर रह सकता है। और यदि आप वर्ष 2009 से काउंट करेंगे तो वर्ष 2020 में प्रफुल्ल पटेल का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो चुका है, लगातार 3 बार अध्यक्ष होने के बाद। तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया, मई में, है ना, मई 18 मई को ये आदेश दिया कि अब प्रफुल्ल पटेल को पद से हटा दिया जाए और नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाए। लेकिन प्रफुल्ल पटेल ने अपना पद त्यागने से मना कर दिया, बोला कि नहीं, मैं अभी नहीं हटूंगा। इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक 3 सदस्यीय समिति बनाएंगे जिसको नाम दिया गया है COA, कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का नियंत्रण करेगी, इसके कामकाज का देखरेख करेगी। तो ये जो COA है ये काम कर रही है AIFF के नियंत्रण और उसके दैनिक कामकाज के संचालन में। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है प्रफुल्ल पटेल पर कि प्रफुल्ल पटेल ने एक लेटर लिखा है फीफा को और कहा है कि आप क्या कर दो, इस AIFF को बैन कर दो। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है प्रफुल्ल पटेल पर। तो इस स्थिति में ये जो फीफा ने ये कहा है कि भाई ऐसे विवादों के बीच में हम किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेंगे और कोई भी इंटरनेशनल जो आयोजन है, अंतरराष्ट्रीय आयोजन, वो आपके देश में नहीं कराएंगे और ना ही आपके खिलाड़ियों को किसी अंतरराष्ट्रीय इवेंट में खेलने का मौका देंगे। तो इसी के लिए फीफा ने बैन लगा दिया है AIFF पर। तो इस विवाद के मूल में है कौन? इस विवाद के मूल में है प्रफुल्ल पटेल और सुप्रीम कोर्ट। इन दोनों के बीच एक तरीके से बोल सकते हैं कि विवाद चल रहा है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। फीफा द्वारा अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी AIFF पर प्रतिबंध क्यों हुआ है? तो AIFF के अध्यक्ष द्वारा पद छोड़ने की अनिच्छा। अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल जो फीफा परिषद के सदस्य भी हैं, ने देश में फुटबॉल के प्रमुख के रूप में अपना पद त्यागने से मना कर दिया है। उन्होंने AIFF संविधान के संबंध में न्यायालयीय मामलों के साथ लंबे समय से चली आ रही महामारी का हवाला दिया है। ठीक, तृतीय पक्ष हस्तक्षेप, ये 2 कारण हैं, मैंने बताया आपको, यही 2 मेन कारण हैं। तृतीय पार्टी यानी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन जो है ये बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि थर्ड पार्टी कौन? देखिए, पहली पार्टी है फीफा, दूसरी पार्टी है इसमें कौन? दूसरी पार्टी है इसमें AIFF, और तीसरी पार्टी जो इसमें हस्तक्षेप कर रही है वो है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप मेन कारण है फीफा के द्वारा AIFF पर प्रतिबंध का।
ठीक। तो AIFF के कामकाज को लेकर बढ़ती चिंताओं के बावजूद भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने हस्तक्षेप किया और पटेल को उनके पद से हटा दिया और कामकाज के लिए COA की नियुक्ति की है। ठीक, ये देखिए, प्रशासकों की समिति COA की नियुक्ति की। फीफा कानून के अनुसार सदस्य संघों को अपने अपने देशों में कानूनी और राजनीतिक हस्तक्षेप के अधीन नहीं होना चाहिए, यह स्वतंत्र बॉडी होना चाहिए। लेकिन यहां पर तो सुप्रीम कोर्ट बार बार इंटरवेंशन कर रहा है, इसीलिए AIFF जो है ये इस नियमों से प्रभावित हो रही है, इनके कार्यों से। तृतीय पक्ष हस्तक्षेप एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें फीफा का सदस्य संघ स्वतंत्र रहने में विफल रहता है और अब उसके संगठन पर नियंत्रण नहीं है। इसके अलावा भारत के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने AIFF के संचालन के लिए COA को निर्देश दिया कि यह तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप का एक मामला है। ठीक, तो चलिए, ये पूरा सिनारियो मैंने आपको समझा दिया। ये जो फैक्ट्स आपको बताया हूं ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्ट पूछ सकता है कि AIFF जो है, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई है, क्योंकि हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है। तो ऐसे संगठन जो है वो अधिकांशतः आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पेपर नंबर 7 के लिए ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला टॉपिक है लंपी प्रोवैक वैक्सीन। अभी हाल फिलहाल में आपने जरूर सुना होगा लंपी स्किन डिसीज। लंपी स्किन डिसीज जो है पशुओं में होने वाली एक बीमारी है जिसके कारण उसके शरीर पर अनेक प्रकार की गांठें पड़ जाती है। ये देख पा रहे हैं आप, ये गाय है ना, गाय है, इसके शरीर पर गांठें पड़ गई हैं। इसे ही कहा जाता है लंप्स। तो लंप्स स्किन डिसीज या लंपी स्किन डिसीज जो है ये अभी हाल फिलहाल में आपने चर्चा में जरूर सुना होगा। राजस्थान में, हरियाणा में और पंजाब में बहुत बड़े स्तर पर जो गौवंशीय पशु हैं वो इसका शिकार हो गई हैं। अभी हाल ही में इससे निवारण के लिए एक स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने 10 अगस्त 2022 को पशुधन को त्वचा रोग से बचाने के लिए स्वदेशी वैक्सीन लंपी प्रोवैक का शुभारंभ किया है। तो याद रखिएगा, ये जो लंपी प्रोवैक वैक्सीन है ये किससे संबंधित है? लंपी स्किन डिसीज से संबंधित है, पशुओं में होता है। इस वैक्सीन को हरियाणा स्थित हिसार के राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र द्वारा इसको बनाया गया है। यह वैक्सीन लंपी स्किन डिसीज से निजात दिलाने में कारगर होगी। लंपी स्किन डिसीज मवेशियों या भैंस के पॉक्स वायरल लंपी स्किन डिसीज वायरस के कारण होता है। ये वायरस का नाम है ना, ये वायरस का नाम है जिसके कारण लंपी स्किन डिसीज होता है। FAO के अनुसार इसकी जो डेथ रेट है वो 10% से कम है, यानी बहुत ज्यादा घातक नहीं है ये बीमारी, लेकिन संक्रामक है, इसीलिए ये खतरनाक है। तो देखिए यहां पर फिर से, ये है लंपी स्किन डिसीज। चलिए, तो ये इस बीमारी का जो इतिहास है वो है, क्या क्या लक्षण होते हैं और क्या क्या नुकसान है, ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है 3 उत्कृष्ट स्वावलंबी गौठान सम्मानित किए गए हैं अभी हाल ही में। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में 15 अगस्त के दिन हमारे छत्तीसगढ़ में संचालित गोधन न्याय योजना से संबंधित 3 गौठानों को सम्मानित किया गया है। ये 3 गौठानों के नाम याद रखिएगा। केसरा गौठान जो कि दुर्ग का है, चटौद गौठान जो कि रायपुर जिले का है, और डोंडे हरणगढ़ गौठान ये कांकेर जिले का। ये 3 गौठानों को अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो आइए पढ़ते हैं। स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में आर्थिक गतिविधियों के कुशल संचालन एवं उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश के 3 स्वावलंबी गौठानों को सम्मानित किया गया है। इन 3 गौठानों को 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि, स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित किया गया है। तो नाम याद रखिएगा। यहां पर
तीनों गौठानों का। चलिए, ये देख पा रहे हैं यहां पर तीनों गौठानों के प्रतिनिधि हैं जो कि मुख्यमंत्री से पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। ये हैं कौन, इनको शायद आप पहचान रहे होंगे, ये हमारे मुख्य सचिव हैं और ये हैं हमारे डीजीपी अशोक जुनेजा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दाई कोरा। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है दाई कोरा क्या है। तो अभी हाल ही में सीएमएचओ जो कार्यालय है, सीएमएचओ कार्यालय, यहां पर मरीजों के लिए एक दान स्वरूप आश्रय भवन बनाया गया है। इस आश्रय भवन का नाम रखा गया है दाई कोरा। इसी का लोकार्पण कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। तो डायरेक्ट याद रखिएगा दाई कोरा क्या है, तो एक आश्रय भवन है जो सीएमएचओ कार्यालय में मरीजों के लिए दान स्वरूप स्थापित किया गया है। आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ के 27 पुलिस अधिकारी सम्मानित। अभी हाल ही में राष्ट्रपति जी के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के 27 पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया है पुलिस पदक से। ये पुलिस पदक अलग अलग क्षेत्रों में दिए गए हैं, जैसे पुलिस वीरता पदक, विशिष्ट सेवा पदक और सराहनीय सेवा पदक। इन 3 श्रेणियों में कुल 27 अधिकारियों को सम्मानित किया गया है। देखिए यहां पर ये पुलिस वीरता पदक 15 लोगों को मिला है, आप नाम पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के। इसके अलावा विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक 2 लोगों को मिला है। इसके अलावा सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक 10 लोगों को दिया गया है। नाम यहां से आप पढ़ सकते हैं, संख्या आप याद रखिए 15, 10 और 2। 15, 10 और 2 इस क्रम में दिया गया है। 15 पुलिस वीरता पदक है, इसके अलावा राष्ट्रपति पुलिस पदक 2 हैं और पुलिस पदक 10 हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है कृष्ण कुंज। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए तथा लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता का प्रचार करने के लिए एक नई योजना प्रारंभ की गई है जिसका नाम रखा गया है कृष्ण कुंज। इसके अंतर्गत जो नगरीय निकाय है, नगरीय निकायों में कम से कम 1 एकड़ की भूमि को आरक्षित किया गया है और वहां पर वनारोपण का काम किया जा रहा है। इस वनारोपण के अंतर्गत सांस्कृतिक महत्व के पौधे जैसे कि वट वृक्ष हो गया, बरगद का पेड़, या पीपल हो गया, आंवला हो गया, कदम हो गया, इस प्रकार के सांस्कृतिक महत्व के पेड़ जो हैं वो वृक्षारोपित किए जाएंगे। तो देखिए ये जो योजना है ये प्रारंभ हुआ है कृष्ण जन्माष्टमी से और सभी नगरीय क्षेत्रों में कृष्ण कुंज विकसित किए जाएंगे। तो इसमें फैक्ट यही याद रखिएगा, इनका जो न्यूनतम आकार है वो 1 एकड़ से अधिक ही होगा, कम नहीं हो सकता। कृष्ण कुंज में बरगद, पीपल, नीम, कदम जैसे सांस्कृतिक महत्व के जीवनोपयोगी वृक्षों का रोपण किया जाएगा। अब तक राज्य के 121 स्थलों को कृष्ण कुंज के लिए चिन्हांकित कर लिया गया है। तो याद रखिएगा सबसे पहला फैक्ट कि ये कब प्रारंभ हुआ है, तो कृष्ण जन्माष्टमी से। अगले टॉपिक में है अंकिता गुप्ता। ये छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही है और अभी हाल फिलहाल में आपने बहुत सारे पर्वतारोहियों के बारे में जाना होगा। बहुत सारे पर्वतारोही छत्तीसगढ़ के हैं जो कि अलग अलग माउंट्स को जीत रहे हैं, वहां जाकर के अपनी चढ़ाई पूरी कर रहे हैं, जिसमें नैना सिंह धाकड़ का नाम आपने सुना होगा, राहुल गुप्ता का नाम आपने सुना होगा। उसी क्रम में एक नाम है अंकिता गुप्ता का। ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको। छत्तीसगढ़ की बेटी अंकिता गुप्ता ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव के गौरवशाली अवसर पर यूरोपीय महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराया है। तो ये देख पा रहे हैं आप, ये है अंकिता गुप्ता। यूरोपीय महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस की ऊंचाई कितनी है? 5642 मीटर, यानी 18,510 फीट है। तो याद रखिएगा अंकिता गुप्ता कौन है? ये पर्वतारोही है हमारे छत्तीसगढ़ की। अगले पर्वतारोही का नाम है रोहित झा। हमर तिरंगा अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के पर्वतारोहियों ने 280 फीट लंबा तिरंगा 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले माउंट यूनम में भी फहराया और इस दल का नेतृत्व किया है रोहित झा ने। ये राजनांदगांव के हैं
और इन्होंने अभी हाल फिलहाल में एक झंडा जो कि 280 फीट का है, हमारा तिरंगा, इसे फहराया है माउंट यूनम में। अभियान में देश भर के 17 पर्वतारोहियों ने हिस्सा लिया था। तिरंगा फहराने के बाद पर्वतारोहियों ने माउंट यूनम पर छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया के नारे भी लगाए हैं। ठीक, तो रोहित झा, इनको याद रखिएगा, ये किसी न किसी एग्जाम में आपको पूछ सकता है। ठीक है, कि किस पर्वतारोही के नेतृत्व में 280 फीट लंबा तिरंगा माउंट यूनम में फहराया गया। ठीक, तो नाम क्या है? रोहित झा। चलिए अगले व्यक्ति हैं कृष्ण कुमार सैनी। ये भी एक छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और छत्तीसगढ़ से लेकर के दिल्ली तक की पैदल यात्रा में निकले हैं। रायपुर से तिरंगा लेकर पैदल दिल्ली रवाना हुए हैं कृष्ण कुमार सैनी। यहां पर शायद आपको फोटो एकदम क्लियर तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन न्यूज से मैंने इसको कटिंग में लिया है, तो है ना। चलिए, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है उनकी पद यात्रा। गरियाबंद जिले के राजिम नयापारा निवासी धावक कृष्ण कुमार सैनी रायपुर से दिल्ली तक की पद यात्रा पर निकले हैं और सैनी 16 दिन में ये पद यात्रा पूरी करके 21 अगस्त को दिल्ली पहुंचेंगे, यानी आज पहुंच जाएंगे भाई फाइनली। चलिए अगले टॉपिक पर है सुपर वासुकी। आपने सुना होगा अभी हाल फिलहाल में कि छत्तीसगढ़ में भारत की सबसे लंबी ट्रेन चलाई गई है। ये एक मालगाड़ी है और इसका नाम क्या रखा गया है? सुपर वासुकी। इसके पहले 2021 में भी एक ट्रेन चलाई गई थी और हमारे छत्तीसगढ़ में ही चली थी, उसका नाम रखा गया था वासुकी। ठीक है, तो वासुकी के बाद अब सुपर वासुकी जो है ये 15 अगस्त 2022 को हमारे छत्तीसगढ़ में संचालित की गई है। आइए पढ़ते हैं इसको कि भारतीय रेलवे ने 15 अगस्त को भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी चलाई है। आपको बता दूं कि ये जो मालगाड़ी है इसमें 5 मालगाड़ियों को जोड़ करके एक ट्रेन बनाया गया है, जिसमें कुल 295 वैगन है, 295 डिब्बे हैं। 295 डिब्बों के साथ ये सबसे लंबी ट्रेन अभी चली है। चलिए, इसकी लंबाई है 3.5 किलोमीटर। सोचिए, 3.5 किलोमीटर की ट्रेन अभी चली है। क्यों चलाई गई है तो इसके बारे में भी बता दूं कि आपने अभी हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा सुना होगा कोयला संकट। यह शब्द बार बार आपने सुना होगा। कोयला संकट अभी हुआ था, तो हमारे छत्तीसगढ़ में कोरबा कोयले का बहुत बड़ा खदान है और इस खदान से लोडेड गाड़ियों को राजनांदगांव तक ट्रांसपोर्ट किया गया है इस सुपर वासुकी के द्वारा। मैंने आपको जो बताया कि 2021 में 5 मालगाड़ियों को जोड़ करके जो ट्रेन चलाई गई थी उसका जिसका नाम वासुकी रखा गया था, है ना, ये भी 5 मालगाड़ियों से मिलकर बनी थी, लेकिन उस समय इसको खाली चलाया गया था, जबकि सुपर वासुकी को लोडेड करके चलाया गया है। लोड करके कोयला भरा था उसमें और फिर चलाया गया है। ठीक, संचालन कोरबा तथा राजनांदगांव के बीच किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछेगा ये। वैसे ये पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछने वाला टॉपिक है। सुपर वासुकी ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई? तो कोरबा तथा राजनांदगांव के बीच। कोरबा तथा राजनांदगांव के बीच हाल ही में चलाई गई सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है? सुपर वासुकी है। ऐसे क्वेश्चन को आगे पीछे करके आपको पूछेगा। ठीक, देखिए वैगन्स की संख्या 295, जिसे 6 इंजनों से खींचा गया। भारतीय रेलवे ने इसका परिचालन आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत किया है। ठीक, बहुत ज्यादा चर्चा में आया। तो ये जो अश्वनी वैष्णव जी हैं, ये केंद्रीय मंत्री हैं, इनके द्वारा हाल ही में एक ट्वीट किया गया है और उसमें उस ट्रेन को दिखाया गया है। आपको दिखाता हूं मैं वो। ये देखिए यहां पर, ये देखिए वो ट्रेन जा रही है। ठीक, यहां पर आप नीचे ध्यान से देखेंगे तो इंजन काउंट आपको 1 दिख रहा है और वैगन काउंट 25, 26, 27 ऐसे बढ़ते जा रहे। तो इंजन जितना बढ़ते जाएगा, यहां से गुजरेगा, उसको काउंट किया गया और वैगन काउंट यानी कितने वैगन गए हैं, कितने डिब्बे गुजरे हैं, इसको यहां पर दिखाया जा रहा है। तो जब आप वीडियो के लास्ट में पहुंचेंगे तब आपको दिखेगा, ये देखिए यहां पर 291, 92, 93, 94,
295 और ये इंजन काउंट हमको दिख रहा है 6। तो टोटल 6 इंजन इसमें लगे हैं और 295 वैगन्स के साथ ये ट्रेन चलाई गई है। ठीक, तो याद रखिएगा भारतीय रेलवे ने 22 जनवरी 2021 को भी 5 मालगाड़ियों को मिलाकर एक ट्रेन चलाई थी जिसका नाम वासुकी था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इसमें भी 5 मालगाड़ियों को जोड़ा गया था। देखिए और अलग अलग ट्रेन कौन सी थी, एनाकोंडा, सुपर एनाकोंडा, शेषनाग, सुपर शेषनाग ट्रेन भी 3 से 5 मालगाड़ियों को मिलाकर बनाया गया था। ठीक है, तो ये सब ट्रेन के नाम है जो कि बहुत लंबे थे। तो ये देखिए हरी झंडी दिखा करके इसको रवाना किया जा रहा है। ये है हमारा कौन सा ट्रेन, सुपर वासुकी ट्रेन। आगे देखिए अगले टॉपिक में है श्री नारायण चंदेल। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में इनको चुना गया है। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 3 बार के विधायक रहे श्री नारायण चंदेल जी को छत्तीसगढ़ विधानसभा का नया नेता प्रतिपक्ष बनाया है। इनका विधानसभा क्षेत्र है जांजगीर चांपा, यानी जांजगीर चांपा से ये निर्वाचित होकर के आए हैं। और इस खबर को छत्तीसगढ़ विधानसभा की ऑफिशियल वेबसाइट में भी अपडेट कर दिया गया है। यहां पर आप देख पा रहे हैं सभी पदाधिकारियों के नाम हैं। सुश्री अनुसुईया उइके जी माननीय राज्यपाल हैं, चरणदास महंत जी अध्यक्ष हैं, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री हैं, मनोज सिंह मंडावी जी उपाध्यक्ष हैं, रविंद्र चौबे जी संसदीय कार्य मंत्री हैं, दिनेश शर्मा जी सचिव हैं। और यहां पर जो आपको फोटो दिख रहा है ये हैं श्री नारायण चंदेल जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष। तो याद रखिएगा किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछेगा। अब आते हैं हमारे अगले सेक्शन में जो है प्रश्नोत्तर का सेक्शन। पहला क्वेश्चन आपके लिए है पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान कब प्रारंभ किया गया। ऑप्शन है 14 अगस्त 2022 को, 15 अगस्त 2022 को, 16 अगस्त को या 17 अगस्त 2022 को। तो इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए अगस्त्य मलाई हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला क्वेश्चन है डूरंड कप का संबंध किस खेल से है। फुटबॉल से, हॉकी से, टेबल टेनिस से या टेनिस से। तो इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला क्वेश्चन सभी नगरीय क्षेत्रों में कृष्ण कुंज योजना प्रारंभ की गई, कब से प्रारंभ की गई। इसको क्वेश्चन को ऐसा भी दे सकता है कि कृष्ण कुंज योजना कब से प्रारंभ की गई है। ऑप्शन है कृष्ण जन्माष्टमी से, हरेली से, स्वतंत्रता दिवस से या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन भारतीय रेलवे द्वारा 15 अगस्त को भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी चलाई गई, इसका संचालन किया गया यानी किन 2 स्टेशंस के बीच किया गया, ये आपको कमेंट में बताना है। ये किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछेगा, देखिएगा अभी, क्योंकि पिछला जब वासुकी ट्रेन चला था उसको पूछा गया था। वैसे ही सुपर वासुकी के लिए बिल्कुल चांस है कि यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए नेता प्रतिपक्ष कौन है। ऑप्शन है श्री नारायण चंदेल, श्री धर्मलाल कौशिक जी, श्री रमन सिंह या श्री ब्रिजमोहन अग्रवाल। इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये थे हाल फिलहाल में चर्चा में रहे छत्तीसगढ़ तथा राष्ट्रीय स्तर के कुछ समसामयिक मुद्दे। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें, प्रश्नों का उत्तर दें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।